बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्लाज्मिडों के क्लोनल वाहक के रूप में कार्य करने के बारे में अध्ययन शुरू किया था। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम प्लाज्मिडों की प्रतिकृति और पुनर्योजन क्षमता के बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, प्लाज्मिडों का संश्लेषण या रेप्लिकेशन अपने जीवाणु के डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइमों द्वारा ही संपन्न होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है कि प्लाज्मिडों का संश्लेषण का समारंभ, देखिए कोई भी डीएनए अपनी प्रतिलिपि बनाता है तो उसमें 3 फेज होते हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। आपने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो प्लाज्मिड के पास उसके इनिशिएशन के जीन होते हैं, लेकिन इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के लिए वो जो बैक्टीरिया का मुख्य गुणसूत्र है उस पर निर्भर करते हैं। आपको ये फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गुणसूत्र है, मुख्य गुणसूत्र, प्लाज्मिड के इनिशिएशन, प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के इनिशिएशन पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। प्लाज्मिड अपना इनिशिएशन खुद स्टार्ट करता है, लेकिन इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन पर बैक्टीरिया के मुख्य गुणसूत्र का या मुख्य डीएनए का नियंत्रण होता है। प्लाज्मिड डीएनए का पुनर्जनन या तो अन्य प्लाज्मिड के डीएनए से या बैक्टीरियल डीएनए से हो सकता है। और बैक्टीरियल गुणसूत्र में कुछ निवेशन क्षार क्रम होते हैं जो प्लाज्मिड क्रमों के तुल्य होते हैं। ये क्रम प्लाज्मिड पुनर्योजन में सहायक होते हैं। साधारणतः एक प्लाज्मिड पर करीब 100 जीन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्लाज्मिड एक क्लोनीय वाहक के रूप में कार्य कैसे करता है उसे हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पूर्व कई बार शॉर्ट नोट्स में प्लाज्मिड असंगतता के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। वो एक सिंपल सी आपको एक परिभाषा याद रखनी है। नोविक ने ये बताया था 1967 में कि एक जीवाणु कोशिका में एक से अधिक प्लाज्मिडों का पाया जाना एक सामान्य बात है, लेकिन जीवाणु में एक से अधिक प्लाज्मिडों की उपस्थिति को कई कारणों से असंभव बताया गया है और इसे प्लाज्मिड असंगतता कहते हैं। देखिए, प्लाज्मिड एक स्वायत्त या स्वतंत्र एकक के रूप में स्थित होता है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल कोशिका के अंदर, या परपोषी गुणसूत्र से संयुक्त होकर रहता है। अगर विभिन्न प्लाज्मिडों में कुछ असंगत समूह उपस्थित होते हैं तो ये एक ही जीवाणु में साथ साथ नहीं रह सकते, क्योंकि असंगत समूह प्लाज्मिडों के रेप्लिकेशन तथा उनके स्थायित्व का इनहिबिशन यानी निरोध करते हैं। अब इसको समझिए, इस बात को मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि परपोषी जो कोशिकाएं हैं, चाहे वो आपकी बैक्टीरियल कोशिका है, उसके अंदर जो प्लाज्मिड है उसमें एक से अधिक प्रकार के प्लाज्मिड नहीं पाए जा सकते। असंगत समूहों के जैसे अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड नहीं हो सकते। प्लाज्मिड तो हो सकते हैं, यानी प्लाज्मिड की कॉपी भी हो सकती है, 1,000 तक भी कॉपी होती है कई बार तो, लेकिन अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड एक परपोषी कोशिका के अंदर या फिर आपके एक बैक्टीरियल कोशिका के अंदर वो नहीं पाए जा सकते। इसको प्लाज्मिड असंगतता कहा जाता है। हम बात करेंगे, फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्लाज्मिड एक क्लोनीय वाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। देखिए, स्वायत्तशासी तत्व होते हैं, अपनी प्रतिलिपि स्वयं बनाते हैं। एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड होते हैं कई भी कोशिका में, या फिर 8 से 10 बहु प्रतिलिपि प्लाज्मिड भी पाए जा सकते हैं। कुछ जीवाणु में प्रति कोशिका प्लाज्मिडों की संख्या 1,000 तक हो सकती है। यह स्थिति उन जीवाणु में मिलती है जिनके प्लाज्मिड विश्रामीय प्रतिलिपि नियंत्रण, रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन कंट्रोल के अंतर्गत रहते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, प्रत्येक प्लाज्मिड का डीएनए प्राय गोलाकार होता है और प्रतिकृतिशील होता है तथा मुख्य डीएनए अणु की भांति डुप्लेक्स होता है। उपरोक्त गुणों के कारण प्लाज्मिड एक सक्षम वाहक के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है। इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है और अधिकतम 15 kb किलो बेस पेयर बाह्य डीएनए स्थानांतरण क्षमता को यानी वहन कर सकता है 15 kb तक के डीएनए को। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्रिया करने के स्थल की उपस्थिति के कारण भी चिन्हक मार्कर जीन यदि कम हो जाए, उसकी भी एक समस्या रहती है कि फिर पहचानेंगे कैसे कि हमारा डीएनए इंसर्ट हुआ है या नहीं। एक से एक या अधिक वर्णात्मक अनुवांशिक चिन्हक भी होने इसकी ये कमी है। इन सभी कमियों को प्राकृतिक प्लाज्मिडों में से हटाकर क्लोनीय प्लाज्मिड वाहकों का निर्माण किया जाता है। इस वाहक की संख्या को प्रतिकृति प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। इस कार्य के लिए प्रोटीन संश्लेषण के रोधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे जीवाणु डीएनए द्वारा किया जाने वाला प्रोटीन संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन व क्लोरेमफेनिकोल जीव प्रतिरोधी दवाइयों आदि
एवं प्लाज्मिड वाहक की प्रतिकृतियां बिना रुकावट के बनती रहती हैं। अब मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। प्लाज्मिड पर एक्चुअली में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो रेसिस्टेंट, जो कि प्रतिजैविकों के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है, एम्पेसिलिन एक प्रतिजैविक है, क्लोरमफेनिकोल एक प्रतिजैविक है। और ये जीवाणु, एक जीवाणु इनको उत्पन्न करता है दूसरे जीवाणु के विनाश के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। दूसरा जीवाणु के अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो इन प्रतिजैविकों के प्रति एक प्रतिरोधकता विकसित करता है। उसके पास ऐसे प्लाज्मिड में जीन होते हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से उसका बचाव करते हैं, एम्पेसिलिन से उसका बचाव करते हैं, क्लोरमफेनिकोल से उसका बचाव करते हैं। इसे कहा जाता है रेसिस्टेंट पावर ऑफ बैक्टीरिया। अब यही बात हमारे लिए काम की होती है कि प्राकृतिक प्लाज्मिड वे प्लाज्मिड होते हैं जिन्हें इन विट्रो में क्लोनीयता के लिए निर्मित नहीं किया जा सकता हो, लेकिन जिन प्लाज्मिडों को निर्मित किया जा सकता है उन्हें वाहक या वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ मैंने सारणी में कुछ वाहकों के बारे में बताया, इसको आप देख लीजिएगा। अगले जो पॉइंट है उसमें हम पढ़ेंगे रूपांतरित प्लाज्मिड और इनके कार्य, मॉडिफाइड प्लाज्मिड। कई बार प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिडों में क्लोनल वाहक के लिए आवश्यक गुणों का अभाव होता है, अतः इनका उपयोग पुनर्योजन तकनीक में यानी डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक प्लाज्मिडों में जो कमियां सामान्य रूप से पाई जाती हैं वे हैं साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का अभाव, यानी रेप्लिकेशन करने की क्षमता नहीं हो, चिन्हक जीन का अभाव, हम कैसे पहचाने हमारा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, जो आपको बताया मैंने एम्पेसिलिन रेसिस्टेंट पावर या आपके टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट पावर वाले जो जीन है, अगर वो उनका अभाव हो तो भी प्लाज्मिड किसी काम का नहीं होता है। इन जीनों के अभाव में पुनर्योगज वाहक की पहचान नहीं कर सकते हम। तो कुछ रूपांतरित यानी मॉडिफाइड प्लाज्मिड बनाए गए हैं जिनमें नाम पहला आता है PBR 322 का। ये बॉलिवर और रॉड्रिगज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्लाज्मिड को इन विट्रो संश्लेषित किया था। PBR 322, PBR 327, PUC, ईस्ट वेक्टर प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड। इनमें डायग्राम में इसको बताया गया है। पुनर्योगज डीएनए प्लाज्मिडों का निर्माण इस प्रकार से करते हैं। PBR 322 जीन वाहक के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला संश्लेषित प्लाज्मिड है। इसका संश्लेषण ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त PBR 318 और PBR 321 के प्लाज्मिडों से किया गया है। इसमें क्षार युग्मों की संख्या 4362 तक होती है, यानी बड़ा प्लाज्मिड है। तो हम एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हम बड़े इच्छित जीन, जो जिनकी क्षमता ज़्यादा होती है, वैसे जीनों को भी आसानी से इस वाहक के साथ जोड़कर, इस प्लाज्मिड के साथ जोड़कर उसकी प्रतिलिपियां तैयार कर सकते हैं। मैंने बताया आपको ये बॉलिवर और रॉड्रिगज नाम के वैज्ञानिकों ने तैयार किया था, उन्हीं के सम्मान में PBR नाम दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि PBR 322 ना केवल साइज में बड़ा होता है, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है, साथ ही साथ प्रतिजैविकों के 2 प्रतिरोधी जीन भी इसके अंदर डाले जाते हैं, जैसे एम्पेसिलिन तो MPR, टेट्रासाइक्लिन तो TET-R, इनमें नाम दिया गया है। इन दोनों को चिन्हित स्थल कहते हैं। इन प्लाज्मिड में 12 विभिन्न प्रतिरोधी एंजाइमों के अभिज्ञान स्थल भी होते हैं, रिकॉग्निशन साइट होती हैं, जिनमें से PST1, PVUL के स्थल AMPR, जबकि BAM-H1 और SAL1 आदि 4 एंजाइमों के पहचान स्थल TET-R में स्थित होते हैं। समझिए इस चीज़ को, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये चिन्हित स्थल होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दरअसल प्लाज्मिड में जब तक इन रेसिस्टेंट प्रतिरोधी एंजाइमों के अभिज्ञान स्थल नहीं होंगे, तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि हमारा डीएनए इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि यदि हम अपना इच्छित जीन यानी विजातीय डीएनए को इस PBR 322 में इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट करते हैं TET-R और AMP-R यानी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट और एम्पेसिलिन रेसिस्टेंट जीन के मध्य समाकलित कर देते हैं। अब इससे होगा क्या कि ये जो AMP-R और TET-R जो जीन है, ये क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय। अगर हमारा जीन इसके अंदर इंसर्ट हो गया है तो वो निष्क्रिय होंगे। अब यदि हम
हम इसकी प्रतिलिपि बनाएंगे और उसमें से कुछ प्लाज्मिडों को बाहर निकालकर उस पर यदि एम्पेसिलिन डालें और टेट्रासाइक्लिन डालें और जीवाणु मर जाए, समाप्त हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सभी प्लाज्मिड के अंदर हमारा इच्छित जीन इंसर्ट हो चुका है। क्योंकि एम्प और टेट आर और टेट आर की क्षमता खोने का मतलब ही यही है कि हमारा जीन उसमें ट्रांसफर हो चुका है, और अगर वो क्षमता उनके अंदर विद्यमान है तो इसका मतलब हमारा जीन ट्रांसफर नहीं हुआ है। इन्हीं को चिन्हित स्थल या मार्क साइट कहा जाता है। पीबीआर 322 में जो स्थल होता है, ओरिजिनल स्थल होता है कोलाई ई जो आपका बैक्टीरिया उससे लिया गया है। ये अलग अलग बैक्टीरिया से लिए गए हैं। पीबीआर 322 में जो प्लाज्मिड बनाया गया है, एक तरह से कृत्रिम प्लाज्मिड बनाया गया है, वो अलग अलग बैक्टीरिया के प्लाज्मिडों को लेकर बनाया गया है। पीबीआर 327 वाले के बारे में बात करते हैं। इस कृत्रिम वेक्टर का संश्लेषण पूर्व वर्णित पीबीआर 322 से ही किया गया है। पीबीआर 322 में से न्यूक्लियोटाइड युग्म संख्या 1427 से 2516 को अर्थात 1090 क्षार युग्मों को हटाकर किया गया है। उल्लेखनीय है कि पीबीआर 322 में कुल 4362 युग्म होते हैं। ये वाहक काफ़ी छोटे होते हुए भी इनमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन के प्रतिरोधी जीन उपस्थित होते हैं। पीबीआर 322 और पीबीआर 327 वेक्टर दोनों का ही जीन वाहक में अधिकतर उपयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार के वाहक हैं पीयूसी वेक्टर। ये प्लाज्मिड को भी जीन वहन के लिए व्यापक प्रयोग किया जाता है। इस पीयूसी श्रृंखला का नामकरण यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नाम पर किया गया है, जहाँ इसका सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। 2700 क्षारक युग्म है। पीबीआर श्रृंखला वाली प्लाज्मिडों से छोटा होता है। इसका निर्माण एम्पेसिलिन प्रतिरोधी जीन जो पीबीआर 322 से लिया गया है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी इसके अंदर है जो पीबीआर 322 से लिया गया है। इशरेस्चिया कोलाई से लैक एल जीन लिया गया है। जब लैक एल क्षेत्र में बाहरी डीएनए को प्रविष्ट कराया जाता है तो लैक जीन क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। तो लैक जीन भी क्या है? एक चिन्हक जीन की तरह काम करता है। इसी प्रकार ईस्ट वेक्टर प्लाज्मिड भी है। ईस्ट कोशिकाएं जो LEU ल्यूसिन अमीनो अम्ल नहीं बना पाती हैं को प्लाज्मिड के उपयोग में जिससे कृत्रिम प्लाज्मिड बनाए जा सकते हैं। जो प्लाज्मिड या वाहक इस कार्य में उपयोगी होते हैं उनमें प्रमुख है YLP ईस्ट इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, YEP ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, YRP ईस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड, YCP ईस्ट सेंट्रोमियर प्लाज्मिड तथा YACP ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल प्लाज्मिड। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने। अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कृत्रिम प्लाज्मिड यानी पीबीआर 322 के बारे में बनेंगे या फिर आपके पीयूसी फैक्टर के बारे में बनेंगे, और इनके ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम अन्य वाहक और इसके अगले चरण के बारे में पढ़ेंगे।